जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और मैं यानी रूपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ फ्री ऑनलाइन कोर्स यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी लेखपाल स्पेशल। और आज हम इतिहास विषय पर बात करेंगे। जो आपका सिलेबस दिया गया है दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के लिए, उसी के अनुकूल आपको आपकी विषय वस्तु लेकर आया हूँ मैं। और इसमें सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा सिंधु सभ्यता का। तो आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे कि इंडस सिविलाइजेशन, जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा वक्त जाया न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता। तो साथियों, जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इससे आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के बारे में क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये जो मूर्ति है, ये पुरोहित की मूर्ति है। ये पुरोहित की मूर्ति है और ये एक सोल ओढ़े हुए हैं पुरोहित, और इसमें इसकी दाढ़ी दिखाई दे रही है और सोल पर कढ़ाई भी है। तो कई सारी चीज़ें सिंधु सभ्यता के बारे में इस मूर्ति से पता चल जाती है, इसके बारे में। फिर दूसरा जो इसमें डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो है ये वाला, जिसमें कि वहाँ का जो भवन थे उसके निर्माण की कलाकृति के बारे में कई सारी जानकारी ये वाले तस्वीर हमको देती है सिंधु सभ्यता के बारे में। तो जिसमें एक विशाल जो है स्नानागार इसमें हमें दिखाई देता है, जो मोहनजोदाड़ो में मिला था। इसी के साथ में जो तीसरी तस्वीर हमें यहाँ दिखाई देती है वो ये मैप है। मैप हमें बताता है कि इसका एरिया कितना था, इसका एरिया कितना था सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, इसके बारे में ये हमें बताता है। ये इसका इलाका है, जो कि कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, एक तरह से मान लो ये है त्रिभुजाकार। किस आकृति में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी? त्रिभुजाकार आकृति में। तो चलिए, कई सारे इसमें इसके केंद्र दे रखे हैं, उनके बारे में पता कर लेते हैं। कई सारे केंद्र दिए हैं, जैसे इसमें दिए हैं मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल। ये देख लीजिएगा, मोहनजोदाड़ो, लोथल ये हो गया गुजरात के पास, कालीबंगा ये राजस्थान में हो गया, रोपड़ ये पंजाब में हो गया। ठीक है, ये 3-4 इसमें सेंटर दिए हैं, जो मेन सेंटर थे। मैंने आपको बताया विस्तार पूर्वक, इसमें आगे हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं सबसे पहले परिचय पर। परिचय क्या है सिंधु सभ्यता का, परिचय देख लीजिएगा। तो भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। भारत का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, ये प्रश्न आ गया। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिणी एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। यानी पश्चिमोत्तर भारत कह सकते हैं हम, पश्चिमोत्तर भारत। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। यानी जो सबसे उन्नत सभ्यता थी, सबसे प्राचीन सबसे उन्नत सभ्यता कौन सी थी? सिंधु नदी घाटी सिंधु सभ्यता, ये कह सकते हैं। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो जैसे प्राचीन नगरों की खोज हुई। तो दुनिया के सबसे प्राचीन नगर कौन से थे? दुनिया के सबसे प्राचीन नगर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे। और क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इस बात को नोट कर लीजिएगा। इस सबसे प्राचीन और नगरीय, सबसे उन्नत, सबसे प्राचीन और नगरीय सभ्यता। इसमें नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर कौन थे? सर जॉन मार्शल। किसने खोज की थी? सर जॉन मार्शल ने के समय पर इसकी खोज हुई थी। सर जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की थी। अगर भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर की बात आएगी तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। लेकिन किसने अलग अलग जगहों पर खुदाई का काम किया गया था पुरातत्वविदों द्वारा, तो उस सब की डिटेल्स मैं आपको दूंगा। चलिए अब इसमें हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लीजिएगा।
हड़प्पा, ये डायग्राम देखने की कोशिश कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो इसमें सबसे पहला स्थल क्या था, ये था हड़प्पा का। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। ये सबसे पहला स्थल, और ये हम ये नोटिस करेंगे इसमें कि ये नदी कौन सी है, ये नदी कौन सी है, ये रावी नदी है। और रावी नदी के कौन से किनारे पर है, बाएं या दाएं, दाएं किनारे पर स्थित है। देख लो, ये राइट साइड हो गया और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड इधर, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट साइड है, तो ये रावी नदी है जो है, रावी नदी के किस साइड है, राइट साइड है, यानी रावी नदी के दाएं किनारे पर। आप लोग बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, हड़प्पा किसका सेंटर है, हड़प्पा है सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र हड़प्पा, और ये रावी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा जो मुख्य केंद्र है वो है जी मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो बताओ। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया। वैसे तो ये क्षेत्र कैसा था, कई सारी अलग अलग नदियां थी इसमें, चिनाब, रावी, झेलम, सतलज, तो लेकिन ये सब जाकर के लास्ट में कहाँ मिल जाती है, ये लास्ट में मिल जाती है सिंधु नदी में। ये सब का विलय हो जाता है इस प्रकार से, सारी की सारी नदी कहाँ मिल जाती है, ये सब सिंधु नदी में मिल जाती है। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो ये रहा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के कौन से पर है, ये बाएं तट पर है। ये कौन से पे है, ये लेफ्ट साइड में है, इधर राइट साइड में है। तो राइट साइड में कौन से है, मोहनजोदड़ो के पास में ही ये है चनूदड़ो। क्या है, चनूदड़ो, ये राइट साइड में है चनूदड़ो। इसी प्रकार कोटदीजी, कोटदीजी ये सेंटर है, कोटदीजी कहाँ है, ये भी सिंधु नदी के दाईं साइड में स्थित है। उसके अलावा कौन कौन से सेंटर है, अली मुराद है, फिर आपका आमरी है। तो ये सारे सेंटर इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। फिर लास्ट में इसका एक ये है सुतकांगडोर, ये सबसे लास्ट में था, ये इधर ये सुतकांगडोर, ठीक है ना। ये सबसे हम ये कहते हैं पश्चिमी बिंदु इसका ये था सुतकांगडोर। और इधर पूर्व में बात करेंगे हम इसमें कि किस प्रकार से इसका विस्तार था, विस्तार के बारे में पढ़ेंगे जब। चलिए, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हड़प्पा, पहला सेंटर कौन सा था इसका, पहला केंद्र। अब हेडिंग डाल लो आप सब कि इसके केंद्र के बारे में पढ़ेंगे कि इसके केंद्र कौन कौन से थे। तो केंद्र में सबसे पहले नंबर एक कौन सा होगा, हड़प्पा हो गया। तो हड़प्पा के बारे में हम ये देखेंगे कि हड़प्पा और इसकी खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज की थी, ये की थी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 में। और ये है कहाँ, हड़प्पा। हड़प्पा मैंने आपको अवस्थिति इसकी दिखाई दी थी, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। पाकिस्तान के ये मोंटगोमरी जिला रावी नदी के तट पर स्थित है। और रावी नदी के कौन से तट पर स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया, रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है। और यहाँ से क्या क्या चीज थी जो इंपॉर्टेंट थी वे मिली, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वे क्या क्या मिली, मनुष्य के शरीर का ये मिला है, यहाँ से मनुष्य के शरीर का बलवा पत्थर से बनी मूर्ति ये है, जो मैंने आपको पुरोहित की मूर्ति दिखाई थी। फिर है अन्नागार, यानी एक भंडारण का बहुत बड़ा विशाल जो है भवन था जिसमें ये अन्न रखते थे, अन्नागार। तीसरी चीज क्या मिली है, बैलगाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, बस जितना इंपॉर्टेंट है उतना करते जाइएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा आप अपने तरीके से, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। यानी क्या क्या मिली, एक बलुआ पत्थर से बनी हुई मनुष्य की मूर्ति, दूसरा क्या मिला, अन्नागार मिला, तीसरा मिला बैलगाड़ी। स्थिति मैंने आपको बताई दी थी। तो ये तो बात हो गई हड़प्पा की। इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा, डीप तो बहुत सारा है, लेकिन आपको इसमें और सारे टॉपिक भी दे रखे हैं, उनमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। इसमें जितना मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उतना कीजिएगा जितना मैं आपको करा रहा हूँ। देखो, हर परीक्षा का अपना लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से ही तैयारी की जाती है। चलिए, दूसरे सेंटर के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो का ये है, मैंने बताया था आपको, मोहनजोदाड़ो का अर्थ पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ ये होता है मर्तकों का टीला, ठीक है। और इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की थी, अगर खोज की बात आएगी कि खोज किसने की, खोज की राखलदास बनर्जी। कौन थे, राखलदास बनर्जी। कब की गई, 1922 में की गई। अगर इसकी स्थिति की बात करेंगे, इसकी अवस्थिति की, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकना जिले, पाकिस्तान में है ये भी कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। भारत में स्थिति वर्तमान में भारत में नहीं है, तो कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकना जिला कौन सा है, लरकना लिख लो, लरकना जिला।
तो पाकिस्तान के लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो मैंने शुरुआत में आपको जब डायग्राम समझाया तो उसी में मैंने आपको बता दिया था कि भाई सिंधु नदी के कौन से तट पर है, ये बाएं तट पर स्थित है। तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ सिंधु नदी के कौन से तट पर स्थित है। ये रहा आपका मोहनजोदाड़ो, ये रहा मोहनजोदाड़ो आपका। तो सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के कहाँ पे स्थित है, बाएं तट पर स्थित है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें बात करेंगे कि यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं। जो विशाल स्नानागार मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में, विशाल स्नानागार शुरुआत में पीडीएफ के शुरुआत में मैंने आपको लिखा था स्नानागार, ये था स्नानागार आपका, ये वाला। यहाँ पर लोग नहाते थे, जलाशय था, एक तरह का तालाब था, ठीक है। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, वो यहाँ से मिला है आपका। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, विशाल स्नानागार ये मिला है मोहनजोदाड़ो से। फिर अन्नागार, एक भंडारण वाला अन्नागार यहाँ से भी मिला है, ठीक है। दो बड़े भवन यहाँ से मिले, अन्नागार और विशाल स्नानागार। लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है, विशाल स्नानागार की ज़्यादा है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस्य धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और इस समय पर क्या था, ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ ज़्यादातर चीज़ें कांस्य की बनी होती थी, जबकि जो इसके समकालीन मेसोपोटामिया और चीन आदि की सभ्यता थी वहाँ पर तांबे की चीज़ें प्रयुक्त होती थी। तो तांबा और जस्ता मिलकर के कांस्य बनाया गया, यानी ये उनसे थोड़ा एडवांस सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे और क्या चीज़ मोहनजोदड़ो से हमें मिली है। नेक्स्ट मिली है पशुपति महादेव की मूर्ति। तो ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा है कि पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली, ठीक है। और इसके साथ ही नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, इसके साथ ही अन्नागार कहाँ से मिला। अन्नागार वाला क्वेश्चन आता नहीं, स्नानागार पूछा जाता है, तो स्नानागार ध्यान रखना मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है। इसके साथ ही दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति, जो मैंने आपको बताया था पुरोहित की मूर्ति भी इसको कहते हैं, इसको पुरोहित की मूर्ति, जो मुहूर दाढ़ी, ये दाढ़ी वाले मनुष्य की जो मूर्ति है इसको पुरोहित की मूर्ति भी कहते हैं। तो पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदाड़ो से मिली, ठीक है। तो ये आप अपने नोट्स बना लेना और अपने हिसाब से इसको कर लेना। चलिए अब देखते हैं और क्या मिले। तो बुने हुए कपड़े तो आप में, जब वो पुरोहित जो था तो वो किस प्रकार के सोल हुआ था, जो कि कढ़ाईदार था। हम ये कह सकते हैं कि उस समय पर जो ये सोल है ये इसकी कढ़ाई की गई है। तो इसी के आधार पर और ये कहाँ से मिली है, ये मूर्ति मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उस समय पर क्या था कि कढ़ाईदार कपड़े की मूर्ति, कपड़े भी के साक्ष्य भी वहाँ से मिली है। मूर्ति के साथ में क्या है, बुने हुए कपड़े, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटर है इसका वो है सुतकांगेडोर। नेक्स्ट सेंटर कौन सा है, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर है और इसकी खोज हुई थी 1929 में। 1929 में इसकी खोज हुई थी, ईस्टिन के द्वारा हुई थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको बता दूं। और ये इसकी अवस्थिति की अगर हम बात करेंगे तो ये है जी पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी है, नदी देख लो फिर भी, इसके नदी के दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ से क्या मिला, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र था, क्योंकि बेबीलोन वाले उधर से ही तो एंट्री करते थे बलूचिस्तान की तरफ से। तो ये हैं यूनानी जो लोग थे, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र ये था सुतकांगेडोर, यहाँ से व्यापार करते थे पश्चिम की तरफ। चलिए नेक्स्ट है जी चनूदड़ो। मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो के पास ही है, लेकिन मोहनजोदड़ो क्या है कि सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये दाएं तट पर स्थित है, मैंने बताया था शुरुआत में ही, ठीक है ना। ये चनूदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो के पास में है। NG मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है और ये उसके पास ही है, लेकिन ये सिंधु नदी के दाएं राइट साइड में, ठीक है जी, ये राइट साइड में है, जबकि मोहनजोदड़ो लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ से मन के मिले हैं, मणियां, मन के बनाने की फैक्ट्री, ठीक है जी, ये चीजें यहाँ से मिली है। और साथ में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, ठीक है जी, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से।
और नेक्स्ट है इसमें बस इसके पद चिन्ह मिले हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट आपका आमरी। आमरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पास ही था आमरी भी। एनजी मजूमदार ने 1935 में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, हिरन के साक्ष्य यहां से मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये है कालीबंगन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंस है कि भारत में पड़ता है। तो कालीबंगन इसकी खोज की थी किसने? घोष ने। तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। और यहां से मिला क्या क्या है? अग्नि वेदिकाएं मिली है, ऊंट की हड्डियां मिली है, क्योंकि राजस्थान है ऊंट की हड्डियां, और लकड़ी का हल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लकड़ी का हल है, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कह सकते हैं, जुते हुए खेत, क्योंकि वहां से हल मिला है। ये सारी चीजें कालीबंगन से मिली है। और ये है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर घोष ने इसकी खोज की थी। ये नेक्स्ट है लोथल। तो लोथल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी, और ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि भोगवा नदी के किनारे आर राव ने इसकी खोज की थी। आर राव, ठीक है जी, इन्होंने खोज की थी 1953 में। अब यहां से मिला क्या है? क्योंकि ये लोथल एक बंदरगाह था, तो मानव निर्मित बंदरगाह, बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या था? बंदरगाह था जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था समुद्र के रास्ते। ये एक सेंटर था। दूसरा यहां से चावल की भूसी, ये इंपॉर्टेंट है, चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट है अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिकाएं दो जगह से, एक कालीबंगन से और दूसरा लोथल से। और तीसरा है शतरंज के खेल, शतरंज का खेल, ये समझ सकते हैं हम। तो ये सारी विशेषताएं मैंने बता रहा हूं इसके अलग अलग सेंटर की। नेक्स्ट है सुरकोतड़ा, ठीक है, सुरकोतड़ा। और सुरकोतड़ा ये गुजरात में ही पड़ता है। सुरकोतड़ा कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में पड़ता है। जेपी जोशी ने इसकी खोज की। घोड़े की हड्डियां और मटके, यहां से घोड़े वाला है, ये इंपॉर्टेंट। घोड़े की हड्डियां यानी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, सुरकोतड़ा है। नेक्स्ट बात करेंगे बनवाली। बनवाली ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। RS बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की, आजादी के बाद। मन के जो हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य है, क्योंकि ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन जो के साक्ष्य मिले हैं, मनकों के साक्ष्य है। और ये इंपॉर्टेंट बस इसकी स्थिति है कि ये कहाँ पे है? हरियाणा हिसार जिले में स्थित है। RS बिष्ट ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो धोलावीरा। धोलावीरा क्या है कि अगर सबसे बड़ा केंद्र कोई है इस सभ्यता का, इस सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र है वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन मोहनजोदड़ो क्या है कि मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है। तो मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है। अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू सभ्यता का केंद्र कौन सा है, तो वो धोलावीरा है। और धोलावीरा को विशेष विरासत स्थल के रूप में 40वीं साइट के रूप में इस बार शामिल भी किया गया है। विश्व विरासत स्थल के रूप में धोलावीरा को 40वीं साइट के रूप में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी, क्योंकि उस वाले एरिया में वे वाले लगे हुए थे। RS बिष्ट साहब 1974 में, जिन्होंने बनवाली गुजरात इस साइड में वे कार्यरत थे। तो 1985 में इसकी खोज हुई। गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है धोलावीरा का है, और ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र है हिंदू सभ्यता का। भारत में अगर भारत की बात करें, अगर भारत में ये सब हटा करके बात करें, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र है मोहनजोदाड़ो। लेकिन मोहनजोदाड़ो को अगर वो क्योंकि पाकिस्तान में चला गया है, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? धोलावीरा है। धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की साइट में शामिल किया गया है। और यहाँ की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या थी, विशेषता क्या थी कि जल निकासी का प्रबंध सर्वोत्तम माना गया है। यहाँ का जल निकासी का प्रबंध, और यहाँ से जलकुंड मिले हैं, ठीक है जी, जलकुंड मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे सिंधु सभ्यता के। तो सिंधु सभ्यता के चरण, सिंधु सभ्यता के चरण यानी कितने स्टेप हैं। जैसे कोई सभ्यता होती है, कोई भी सिविलाइजेशन होती है, कोई कल्चर होती है, वो उसके शुरुआत में क्या होती है, वो शुरुआत में शैशवावस्था में होती है, फिर बीच में परिपक्व हो जाती है, और लास्ट में प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती है। तो ये इसके चरण रहे हैं। तो पहला चरण क्या था इसका? पहला चरण था प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता। ये 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक ये माना जाता है कि इनिशियल पीरियड था इसका। फिर इसका मिड पीरियड पहुंचा कब?
ये यानी जब चरम पे पहुंच गई थी 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक, ये इसके 3 स्टेप माने गए हैं। अब क्या था, इसकी विशेषताएं देखेंगे। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर और हाकरा नदी की घाटी में चिन्हित किया गया है। ठीक है, अब हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के समय का मिलता है, इससे पुराना नहीं मिलता। इस चरण की विशेषता है एक केंद्रीय इकाई का होना। केंद्रीय इकाई यानी जो एक सेंटर बन जाता है, यानी उस समय पर क्या था, इसके बहुत से अलग अलग सेंटर बन गए थे, वे शहर के रूप में, नगर के रूप में विकसित हो गए थे, ये समझेंगे। तो इसमें व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था, क्योंकि नगर विकसित हो गए थे। तो नगर की अवधारणा क्यों विकसित हुई, व्यापार से ही नगर की अवधारणा विकसित होती है। खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं, उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी, हम ये कह सकते हैं। तो कोट दीजी नामक स्थान पर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। तो अगर इनिशियल पीरियड की बात करेंगे तो वो कहाँ से, वो घग्गर नदी के आसपास की थी। और दूसरा कोट दीजी में हमें वहां से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 2600 ईस्वी पूर्व तक सिंधु सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में, तथा लोथल जो कि वर्तमान भारत में के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कार्मिक पतन का आरंभ देखो, एकदम से न तो कोई चीज पैदा होती है और एकदम से ना कोई खत्म हो जाती है, यानी उसके भी चरण वाइज कार्मिक तरीके से परिवर्तन होते हैं और कोई चीज समाप्त होने में भी टाइम लगता है। तो ये मान सकते हैं कि ये इसका जो पतन आरंभ हो गया था वो हुआ था कब से, 1800 ईस्वी पूर्व के टाइम से इसका डिमोलाइजेशन आरंभ हो गया था। और 1700 ईस्वी पूर्व तक आते आते कई बड़े शहर इसके समाप्त हो चुके थे। परंतु प्राचीन सिंधु सभ्यता के बाद की संस्कृति में भी इनके तत्व देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वे सारी चीज उसके निशान खत्म हो गए, कुछ चीजें जो उसकी बची थी वे जो है ना, जब दोबारा फिर से इकट्ठे हुए, फिर से एक नई सभ्यता का विकास हुआ, तो उसमें भी वे सारी चीजें देखने को मिलती है। कुछ पुरातत्व आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पाई काल का अंतिम समय 1000 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक बताया जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, तो नगर योजना और नगर विन्यास ही इसकी जो है विशेषताएं थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी नगर विकसित नहीं था। अगर कहीं दुनिया में नगर विकसित हुए तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता यानी हिंदू सभ्यता में विकसित हुए हैं। हड़प्पाई सभ्यता अपने नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। कौन सी सभ्यता जानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर थे। इसमें क्या था कि कोई भी नगर था तो दो पार्टों में वो बटा होता था, इस प्रकार से। जैसे ये हो गया, ये ऊंचाई पर रहता था और दूसरा हिस्सा इसका नीचाई पर रहता था, यानी जो पूर्व वाला हिस्सा था वो नीचा हिस्सा होता था और जो आपका पश्चिम वाला होता था वो ऊंचाई पर। जो विशेष वर्ग रहता था वो ऊंचाई वाले स्थान पर रहता था, और जो नीचे वाला वर्ग रहता था, जो मजदूर वर्ग था, कार्मिक वर्ग था, किसान वर्ग था, वो नीचे वाले हिस्से में रहता था। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। चलिए इसकी विशेषताएं देख लो। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं है उसके बारे में बात करेंगे कि दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता की एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब मैं आपको बताऊं ग्रिड प्रणाली क्या होती है। ग्रिड प्रणाली ये होती है, देखो जैसे मैं ये खींच दूंगा इस प्रकार से, तो ये ग्रिड बन गए। ये क्या बन गए, खाने यानी ग्रिड। तो इस प्रकार से होती थी, यानी सुनियोजित विन्यास से इसके नगर बसाए गए थे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे अन्न भंडारों के निर्माण हेतु हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। मैं बताया कि कई जगह से अन्नागार मिले हैं। जली ईंट का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था, क्योंकि ईंटें पकाई जाती थी उस टाइम पर। किसी भी ऐसी कोई भी इसके समकालीन सभ्यता नहीं थी जिसमें पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता हो। सभ्यता में जल निकासी का जो प्रबंध था वो बहुत ही बढ़िया था, है ना। हर छोटे व बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार आंगन होता था, जो आधुनिक तरीके से होता है। कालीबंगा में बहुत सारे घरों
में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत नगर दीवारों द्वारा विभाजित थे। यानी धोलावीरा और लोथल में क्या थे, मजबूत दीवार बनाई गई थी। दीवार इसलिए भी था क्योंकि वो समुद्री इलाका था, शायद बाढ़ से बचने के लिए भी उन लोगों ने ऐसा किया हो। चलिए नेक्स्ट कृषि के बारे में बात करेंगे कि कृषि में क्या क्या चीजें वे पैदा करते हैं। हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के आसपास स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे क्योंकि सब नदियों के किनारे ही स्थित थे। नेक्स्ट है गेहूं जौ सरसों तिल। गेहूं जौ सरसों तिल मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिलते हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप में बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। यानी गेहूं मुख्य था, चावल मुख्य नहीं था, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता में मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की, तो कपास की खेती सर्वप्रथम किसने, सिंधु सभ्यता की देन क्या है, कपास की खेती। ये इंपॉर्टेंट है जी, ये परीक्षा में आपका पूछा जाता है कि कपास की खेती प्रारंभ की सभ्यता में की गई थी, आपकी सिंधु सभ्यता में। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, मूरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिलते हैं। सांड के, गाय के ज्यादा चित्र नहीं मिले, सांड के ज्यादा मिले हैं। पुरातात्विक खुदाइयों में बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यानी बैल जो है एक पवित्र पशु के रूप में भी इस सभ्यता का निशानी थी। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोरतुगई अफगानिस्तान में पाए जाते हैं लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं है। तो ये तो अपवाद है, ये समझ सकते हैं, ये अभी क्लियर वाला नहीं है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन करते थे, अर्थात कृषि और पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय था। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल में एक संयुक्त टेराकोटे की मूर्तियां मिली है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो है ना घोड़े का विशेष महत्व नहीं था, अर्थात ये भी माना जाता है कि घोड़े का इनको ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो घोड़ा एक ऐसा जानवर था, घोड़ा और शेर, जिनका इनको ज्यादा ज्ञान नहीं था। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, घोड़ा और शेर साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी, है ना, फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था क्या है कि अनगिनत संख्या में मिली मोहरों, एक समान लिपि, वजन, मापन और विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार जीवन के महत्व का पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुएं, सांप और शंख का व्यापार करते थे। पत्थर, धातुएं, सांप और शंख। अगर वस्तु विनिमय, मुद्रा का प्रयोग तो था नहीं, व्यापार का जो है ना वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था कि भाई आप ये वस्तु ले लो, हमारी अनाज ले लो और क्या नाम हमें दूसरी चीजें दे दो। इस प्रकार से अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवैन प्रणाली भी मौजूद थी, है ना, इसी से वे व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया में एक सुगम व्यापार होता था। अफगानिस्तान के रूट से वे व्यापार करते थे क्योंकि उसी साइड में पश्चिमोत्तर भारत ही उसका प्रमुख केंद्र था। तो दजला फरात नदियां कहाँ की है, दजला फरात इराक की नदियां हैं। नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्य संबंध थे क्योंकि वहां पर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इराक में, उसकी मोहरें वहां पर सिंधु सभ्यता की मोहरें मिली है और सिंधु सभ्यता के केंद्रों पर मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका आपस में व्यापारिक संबंध थे। तो हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। नेक्स्ट बात करेंगे शिल्प कला की। तो शिल्प कला में क्या क्या चीजें थी। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उनके उपयोग से भली भांति परिचित थे। यानी जो चीजें बनती थी वे कहीं की बनती थी, वे कांस्य की बनती थी, जबकि और जगह उस समय तांबे की बनती थी। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था। टीन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। यानी टीन का व्यापार कहाँ से होता था, अफगानिस्तान से, और तांबा यहाँ से, हमारे यहाँ से निकलता था राजस्थान की खेतड़ी खान से। वहाँ से आज भी तांबा मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अगर बुनाई का ज्ञान था, सब बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं में से जैसे राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग का अस्तित्व का भी पता चलता है क्योंकि भाई ये पकी हुई ईंटों से मकान बनाए गए तो राजमिस्त्री तो बनाएंगे। तो इसका भी पता चलता है कि एक वर्ग था जो कि चिनाई का काम करता था।
तो हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मन का बनाने की विधि, मूर्य बनाने की विधि, यानी ये सब शिल्पों से परिचित थी। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प की विशेषता थी। नेक्स्ट जैसे जोरी वर्ग सोने चांदी कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे, ये चीज भी यहाँ से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है इसमें मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधि थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे, इसके पर्याप्त साक्ष्य हमें मिले हैं। अगर हम संस्थाओं की बात करेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं थी, तो संस्थाओं में देख लीजिएगा, संस्था ये हेडिंग डाल लीजिएगा। ये है कि सिंधु सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्व विधियों शोध जो लोग कर रहे हैं शोधार्थी, उनके द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता। अर्थात बहुत सारे चिन्ह तो मिले हैं, आकृति मिली है, लेकिन उनको डिकोड नहीं किया जा सकता है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिन कार्य है। नेक्स्ट है हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते। देखो मंदिर, किसी भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, मूर्तियां मिली है लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व और विद्यमानता को नकारा जा सकता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग के द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की शक्ति के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था, समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा था। तो ये अपवाद है, ये बात क्लियर नहीं है, केवल आइडिया लगाया जाता है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे, विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते हैं। कुछ ये मानते हैं कि भाई अलग अलग सेंटर थे, वहां पर अलग अलग राजा राज करते थे, कुछ लोगों का ये मानना है। अगर धर्म की बात करेंगे तो धर्म के बारे में पढ़ेंगे, धर्म के बारे में क्या जानकारी थी, तो देख लीजिएगा। इसमें धर्म में टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है और इसको उर्वरता की देवी मानते हैं। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते हैं। पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते हैं जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते हैं। इसी प्रकार से पुरुष देवता के रूप में मोरों पर लगी श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो योगी के मुद्रा में बैठे हुए हैं। पशुपति शिव उसमें से एक है। फिर है देवता के तरफ हाथी, देवता के एक तरफ हाथी, दूसरी तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा और उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। तो ये प्रश्न भाई आता है, ये वीवीआईपी प्रश्न है, वीवीआईपी। इसके बारे में कौन कौन से पशुओं का अंकन पाया जाता है? हाथी का, बाघ का, गैंडे का और भैंसा का। ठीक है ना, हाथी, बाघ, गेंडा और जो है हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसे का चित्र पाया जाता है। उनके पैरों के पास 2 हिरन के चित्र हैं और हिरन है। ठीक है जी, तो किसका नहीं है? शेर का इसमें नहीं दिया गया है, शेर का नहीं दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की पूजा क्या करते थे, प्रकृति के रूप में मानकर इनको। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? ये था एक सींग वाला गैंडा तथा दूसरा था कुबड़ वाला सांड। दोनों याद रखने हैं, एक सींग वाला गैंडा और कुबड़ वाला सांड, ये इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक मात्रा में ताबीज का प्रयोग भी करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में, पतन क्यों हुआ? तो सिंधु सभ्यता के पतन का एक्चुअली किसी को पता नहीं है, विवादित है, लेकिन फिर भी कुछ आइडियाज और कुछ जो प्राप्त साक्ष्य है उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष जो है लगाए गए हैं लोगों के द्वारा, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये है जी सिंधु सभ्यता घाटी का लगभग 1800 ईस्वी पूर्व से पतन प्रारंभ हो गया था, परंतु उसके पतन का कारण अभी भी विवादित है। एक सिद्धांत यह कहता है इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तो उसे हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संस्कृतियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम से विलुप्त नहीं होती, क्योंकि ये समझ सकते हैं कि जो कि इतनी उन्नत सभ्यता थी उसके बाद में एक ग्रामीण सभ्यता है जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग जो है पक्की ईंटों के घरों में रहते हो और वे फिर झोपड़ियों में रहना स्टार्ट कर दे। तो इस प्रकार से ये विवादित हो गया। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी भी हो सकते हैं कि भाई बाढ़ आ गई, भूस्खलन आ गया, भूकंप आ गया, इस प्रकार से आइडिया भी लगाए गए हैं।
तो इसमें दिया है कि एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान में बदलाव भी हो सकते हैं। एक अन्य कारण यह हो सकता है नदियों द्वारा अपने मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो, इस कारण से ये लोग यहाँ से पलायन कर गए हो। प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण माना गया है प्राकृतिक आपदा ही एक निश्चित कारण माना गया है। क्लियर ये नहीं है कि कौन सी आपदा थी। अब क्या था ये टोटल मैंने आपको सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से डिटेल में आपको बता दिया। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, बिना क्वेश्चन आंसर के हम ये नहीं मान सकते कि भाई हमारा टॉपिक ये क्लियर हो गया। और यही कॉन्सेप्ट आगे चलने वाला है आपकी परीक्षाओं में। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने ये चैनल बनाया है और इसी को लेकर के मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, पहले डिस्क्रिप्टिव मोड में, उसके बाद में फिर उसके क्वेश्चन आंसर उसी क्लास में कराए जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है। तो ये माना जाता है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला था। ये था जी 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में। और किस प्रकार का था, ये त्रिभुजाकार था। ठीक है ना। अगर हम उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का वो करेंगे तो पूर्वी बिंदु इसका आलमगीरपुर, कौन सा है, आलमगीरपुर लिख लीजिएगा। पूर्वी बिंदु कौन सा है, आलमगीरपुर, ये मेरठ में पड़ता है। ठीक है। पश्चिम बिंदु मैंने आपको बताया था, पश्चिम बिंदु क्या है, सूतकांगडोर, सूतकांगडोर, ये सूतकांगडोर ये पड़ता है आपका, सूतकांगडोर पड़ता है आपका, ये उसमें पड़ता है बलूचिस्तान में। और फिर अगर उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो उत्तरी बिंदु है आपका मांदा, और पश्चिम बिंदु है आपका, पश्चिम बिंदु देख लीजिएगा, पश्चिम बिंदु मैं इसमें बताऊंगा आपका कौन सा है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे।